हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज रूम चेंज है क्या आपका? क्यों? है ट्रांसफर कैसे हो गया आपका? है क्या? होली के बाद में इस क्लास में भेज दिया? अच्छा, वहां होली खेल खेल के खराब कर दिया होगा उसको। अच्छा, और संख्या इतनी कम कैसे? होली की छुट्टियों में लोग घर गए, अभी तक आए नहीं। अच्छा, तो कब आएंगे? मंडे। अच्छा भाई, बुधवार तक तो छुट्टियां थी, 3 उन्होंने अपनी तरफ से कर ली। इतने चलता है? अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन ले रखा है तो उन्होंने को अच्छा ऑनलाइन दे दिया कि भाई आप आओ तो आओ, मत आओ तो मत आओ। 7 दिन का? अच्छा, महीने के लास्ट 7 दिन जाए तो सबको क्या मिल जाता है? ऑनलाइन मिल जाता है। सही है, ये भी सही बात है। देना ही चाहिए आपको ऑनलाइन। नॉर्मली है ना, कई बार मेरे से कोई स्टूडेंट आके मिलता है कई बार की, सर फीस अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरे को ऑफलाइन एडमिशन लेना है, मेरी फीस कम कर दो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार तू ऑनलाइन पढ़ ले। तो हमारी ऑफलाइन की फीस है 1,04,000 और ऑनलाइन की 61,000, तो वो पढ़ ले। कई बार कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये भी मेरे तो बहुत ज्यादा पड़ता है, 61,000 भी नहीं है। तो यार वो रिकॉर्डेड जो बैच है उसकी शायद 26,000 रुपए, 22, पर वो जीएसटी करके शायद 26 होता है मेरे समझ में। तो वो पढ़ ले तू, और इस बात की गारंटी मैं देता हूं तेरे की कि हम ऑफलाइन में जितना लिखाते हैं या समझाते हैं उससे ज्यादा उस रिकॉर्डेड में, कि वो रिकॉर्डेड बैच जब भी हमने रिकॉर्ड किया तो हमने इस बात को पहले समझा था कि यार ऑफलाइन में 4 लाइनें कम भी लिखवा देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा दूसरे दिन खुद ही पूछ लेता है, सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ, अपने बता देंगे, समझा देंगे, लिखना नहीं है भाई समझ लो। पर रिकॉर्डेड में बच्चे के पास पूछने का तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो उसको तो सारी बातें बता दो यार। तो उसके नोट्स में भी सारी बातें लिखी गई, क्लास में सारी बातें बोली भी गई, बस उसमें लिखवाना था नहीं, खाली बोर्ड पे समझाना था। तो सारा लिख लिया, बोर्ड पे समझा दिया, नोट्स दिए उनमें भी लिखवा दी। तो तू ये तय मान कि 1,04,000 और वो 26,000 के 4 गुना ज्यादा फीस है, पर उसमें 4 गुना ज्यादा ही पढ़ाई भी होगी, बात कम पढ़ाई भी नहीं है। स्टूडेंट के बार कहता है अपने पास तो 26,000 ही नहीं है। भाई सर बहुत ज्यादा खराब हालत है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार देख, बतानी तो नहीं चाहिए बात, धंधे के खिलाफ जाती है बात, पर फिर भी टेलीग्राम पे हमारे वाला पूरा कोर्स हैक हो रखा है ना? और शायद कोई 500 रुपए में 1100 रुपए में बेचता है, 300 में, तो 300 में कोई बेच रहा होगा तो वहां से खरीद ले। हालांकि नहीं बताना चाहिए मुझे, पर अब तू जब इतना ज्यादा ही कर रहा है तो वहां से ले ले। और यदि और ज्यादा गरीब है कि 300 भी नहीं दे सकता, तो फिर किसी को पटा ले, कोई फ्री में दे दे। भाई टेलीग्राम वाला लिंक ही तो है वो, तो कोई फ्री में दे दे, या तेरे किसी दोस्त के पास हो वहां से देख ले, तो उसका मेरे से वापस होता है। अरे सर ऑनलाइन नहीं होती है पढ़ाई, और मैं ऑफलाइन बैठ के पढ़ना चाहता हूं, मैं सामने बैठ के एकदम पढ़ना चाहता हूं। बात तो ये भी सही है तेरी, पर यार यदि नहीं हो सकता तो वैसा भी तू कर सकता है। तो एक तरफ तो स्टूडेंट की व्यथा ये है कि सर जैसे भी करके मेरे को ऑफलाइन पढ़ाओ, मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं सकता, जबकि ऑनलाइन में उसके पास फ्री से लेके 61,000 तक के 3-4 वर्जन है ना, किसी का भी पालन कर सकता है, कैसे भी वो पढ़ सकता है। एक तरफ आप हो जिनके घर वालों ने 1,00,000 रुपए दिए कि ऑफलाइन पढ़ना, हमारे पास पैसे हैं, पैसे की चिंता मत करना, पर आपने कहा अब मुझे ऑनलाइन दो आप आगे। तो जब ऑनलाइन ही लेना था तो घर वालों ने रुपए क्यों लगाए? उल्टा 2 बचत, फीस वाली बचत तो होती, वो होती, घर ही रहते। खर्चा भाई यहां कम से कम मान के चले अपने 3 साल तो जयपुर रहना ही पड़ेगा। 18 महीने की 20 महीने की तो कोचिंग है, पेपर होता है और होता है, एक वैकेंसी में पढ़ा नहीं होता, दूसरी वैकेंसी में होता है, 3 साल का तो लेके चले अपने कम से कम। मोटा मोटा 10,000 रुपए तो खर्चा करते होंगे महीने का, लगी जाता, 8-10,000 रुपए तो लगा ही देते हो। भाई मैं जब रूम लेके रहा करता स्टूडेंट लाइफ में, तभी मेरे लास्ट के अंदर मेरे को याद है 5-6 हजार रुपए लगने लग गए थे। तो वो आज के 10 साल पहले की बात है, तो अब डबल तो ही गया। तो 10-12 के बिना तो तुम करते नहीं। हालांकि कई पैसे वाले तो सोच रहे हैं केवल 10,000, हमारा तो 25,000 खर्चा आता है महीने का। तो तुम्हारी बात अलग है, तुम अलग रेंज के लोग हो। हम साधारण जो दाल रोटी खाने वाले हैं तो 10,000 तो है। 10,000 के 3 साल के कितने हो गए? भारतीय 36, 3,60,000, 3.5 लाख रुपए मोटा मोटा है। लाख के रुपए घर वालों के 4.5-5 मानो राउंड फिगर में, 5 लाख रुपए बचते। समय आना जाना, यहां परेशानियां, सो पीजी में आलू खाने दोनों टाइम,
है ना, बीमारी लेके जाओगे पक्का, 3 साल में गंभीर बीमार पड़ोगे एक बार बीच में, जिसके में डॉक्टर कहेगा ऐसा अंदर से खत्म हो रखा है सारा कुछ सामान, क्योंकि ढंग का खाना तेरे को मिलता, घर पे रहते, मम्मी का लाड़ दुलार भी मिलता है ना, घर वाले खाना भी अच्छा खिलाते। आजकल तो घर में भी ऐसा नहीं है एकदम, अपने घरों के अंदर भी कि एकदम ही पढ़ाई का माहौल ना हो, अब है। पहले अपने इसलिए भी कहते थे पढ़ाई का माहौल नहीं है क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती, एक साथ में 15-20 लोग रह रहे हैं, बुआ जी के 4 टाबर आए हुए हैं, 4 अपने इधर कोई चुन्नू मुन्नू भतीजे खेल रहे हैं, तो टाबर पढ़ने नहीं देते। अब वो भी समस्या इतनी ज्यादा नहीं है, घर वाले भी अब इतने ज्यादा आपके करियर पे फोकस करते हैं कि घर वाले भी कहते हैं खेत का काम नहीं करना, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, तो आपसे दूसरे काम भी नहीं करवाते, कितनी चीजें बचाते। पर फिर भी यदि ऑफलाइन आता हुआ कोई स्टूडेंट ऑनलाइन लेना चाहता है, वो घर वालों के पैसों को धत्ता बताता है, अपने घर वालों की मेहनत को, आपके घर वालों के आपके प्रति जो प्रयास हैं उन सबको अंगूठा दिखाता है, और वो साफ साफ घर वालों को कहना चाहता है कि आप भले कितना ही करो, मैं निकम्मा हूं, मैं क्लास नहीं जाऊंगा। वो केवल इसलिए नहीं आना चाहता कि सुबह 7 बजे खड़ा होना पड़ता है, कई टाबर इसलिए सुबह सुबह वाले 7 बजे वाली क्लास उनकी मिस हो जाती है और बाद में सर ऑनलाइन दे दो, मैं किसी भी वजह से नहीं आ पाया था, या वो और गांव चला गया वापस नहीं आया, या और किसी कारण से उसने 10 दिन क्लासें नहीं ली, दोस्तों के साथ इधर उधर घुमाई में लग गया, और फिर इसने कहा मैं ऑनलाइन पढ़ दूंगा। और मुझे वो टाबर तो आप में से और क्यूट लगते हैं जो आगे कहते हैं दोनों एक साथ दे दो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मुझे लगता है कि यार दे देंगे, देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे कई बार बात हुई, भाई अपने को छोड़ के, स्प्रिंग बोर्ड को छोड़ के, अभी ये 7 दिन वाला किया है, वरना तमाम जो कोचिंग है दोनों दे देती है, ऑनलाइन भी ले ऑफलाइन भी ले, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि उन कोचिंगों के पास कोई जाता होगा तो स्प्रिंग बोर्ड की आलोचना भी करते होंगे कि वो केवल ऑफलाइन पढ़ाते हैं। हम बच्चों को दोनों ऑप्शन देंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमें लगता है यार घाटा ही है, 2-4 बच्चे इस बात से भी इंप्रेस होकर वहां पर एडमिशन लेते होंगे, पर ये हम इस बात को भी जानते हैं कि यार यदि दोनों दिए ना तो बच्चे नहीं आएंगे और ये पढ़ नहीं पाएगा ढंग से, वरना खींच के लोग को दोंगी देंगे नहीं आ। और जब इसके घर वालों ने रुपए ऑफलाइन के दिए फिर किस बात का ऑनलाइन, और इसको कहो आ तू बैठ, जबरदस्ती करेंगे तो आके बैठेगा, सामने बैठेगा तो बाद में पढ़ेगा भी, रूटीन भी बनेगा, 100 बातें होगी, क्लास का माहौल मिलेगा और मिलेगा। तो कहा गया कि नहीं इनको ऑफलाइन देने नहीं, तो अब तक अपने बीच में बंदी कर रखा था। आपके प्री के एग्जाम आते, इमरजेंसी चीज अलग है कि भाई इसमें अब अपने पास समय कम है तो इतना ऑनलाइन पढ़ो वो पढ़ो, पर जब इमरजेंसी नहीं है, शांति काल चल रहा है, तो जैसे अपने चल रहा है उस हिसाब से पढ़ा जाए, पूरा का पूरा पढ़ा जाए उसको, तो उसमें ऑनलाइन नहीं देना। पर फिर अब बच्चे आगे डली वहां पे कोई ना कोई कान खाता रहता है, कोई कहता है मेरे ब्याह आ गया था, कोई कहता है हमारे घर में ये हो गया था, फलाना हो गया था, ऑनलाइन दो। तो फिर कहा एक काम ही कर लो कि महीने के 7 दिन जो लास्ट वाले हैं उसमें सबको ऑनलाइन दे दिया जाए, कि भाई जिसके कुछ बच गया इस महीने के अंदर वो तू कर ले। तो कभी बीच में कई बच्चे आ कहते हैं कि मैं 15 दिन नहीं आया था, इसका मेरे को ऑनलाइन एक्सेस दे। तो मैं उनको एक सिंपल सी बात कहता कि यार तू एक काम कर, तू ये बैच कंप्लीट कर ले। या कोई बच्चा कहता मैं 2 महीने नहीं आ पाया, मैं 1 महीने नहीं आ पाया, तू ये बैच पूरा कंप्लीट कर ले, और जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तू मेरे को लिख दे कि इस 1 महीने में क्या क्या सब्जेक्ट हो गए थे जो तेरे नहीं हो पाए। कि उसने कहा सर मैं राजस्थान की कल्चर आपने पढ़ाई थी, मैं तो एक क्लास में भी नहीं, ठीक है, और क्या सर साइकोलॉजी हो गई थी मैं तो क्लास नहीं ले पाया, और सर पबेड आदि हो गई थी मैं क्लास नहीं पाया, 3 सब्जेक्ट है। अब जब ये बैच समाप्त हो जाएगा, अपने कोचिंग में 20-22 बैच चलते रहते हैं इधर उधर, तो किसी बैच में जाके बैठ जाना जिसमें देख लेना पबेड चल रही हो, राजस्थान चल रही हो, साइकोलॉजी किसी ना किसी बैच में मिल जाएगी, जब तेरी इच्छा हो जिस बैच में बैठ के पढ़ ले। तो तू ऑफलाइन का ऑफलाइन पढ़ लेगा, एक बार चीजें कंप्लीट हो जाएगी वो पढ़ लेगा। तो वो कहता है नहीं सर अभी दे दो तो मैं साथ में कर लूंगा। ठीक है तू कर सकता है, 7 से 1 क्लास, 1 से 7 ऑनलाइन, 6 घंटे की तो हुई थी ना, तू घर पे गया था, वही तो ऑनलाइन एक्सेस दे रहे हैं, तू वो करेगा, तो फिर तू याद कब करेगा, फिर तू सारा दिन यही करेगा। और तू यकीन मान अब जब तू केवल ऑफलाइन आता है तो 7 से 1 ऑफलाइन आता है, 6 घंटे घर पे बैठ के नहीं पढ़ता, वापस इन चीजों को 6 घंटे रिवीजन नहीं करते आप, तो 6 घंटे वो मोबाइल पे कैसे देख लेगा। पर फिर भी उसका है नहीं तुम दे दो, मैं भले देखूं नहीं देखूं, मैं तुम्हें कोई लेना देना नहीं है मेरे से, मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं। तब मुझे कई बार लगता है कि यार बच्चों का जितना ज्यादा ध्यान रखते हैं ना वो उतनी ज्यादा गालियां निकालते हैं, इसलिए ध्यान नहीं रखना। ये तो पूरा ही वो बिजनेस मॉडल ही हो जाना चाहिए कि ले ऑनलाइन ऑफलाइन हमने दे दिया पढ़ ले, तेरी मर्जी है, पढ़ तो पढ़, मत पढ़ तो मत पढ़। हमसे ऐसा किया नहीं जा रहा, उसका एक कारण है कि हम खुद इसी ज्यादातर स्टूडेंट रहे हुए पढ़े हुए, तो मैं जानता हूं कि यार इन चीजों को ऐसे पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई होगी, वरना दूसरे तरीके से इसको पढ़ने का कोई तरीका नहीं। खींच के लेंगे तो ही पढ़ाई होगी। छोटे छोटे टाबर आते हैं, ये खुद वैल्यू नहीं समझते, अपने समझाएंगे, थोड़ी जबरदस्ती दिखाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे तो इन बातों को समझेंगे। और 3-4 केस तो ऐसे आए कि किसी बच्चे ने आकर कहा कि सर मुझे ऑनलाइन दो,
क्यों दें ऑनलाइन? तो सर मेरे ये 10 उसने 10 कारण बताए सर, इन कारणों से दो। तो भगवत सर ने एक दो के पापा को फोन मिला दिया, नंबर पड़े कि ये बच्चा आपका ऑनलाइन लेना चाहता है। घर वालों को पता भी नहीं कि ऑनलाइन लेना चाहता है। घर वाले उधर से गालियां निकाले, ऑनलाइन कैसे लेना चाहते हो? हमने जब 1,04,000 फीस जमा करवाई है तो आप ऑनलाइन क्यों पढ़ाओगे इसको? अरे हम नहीं पढ़ा रहे, ये लाल कह रहा है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को पढ़ाया जाए। मेरा तो इसमें भी कईयों को फोन किया हुआ है कि मेरा किसी बच्चे ने मेरे को कहा कि मेरे घर वाले फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा पापा को फोन मिला दे। मैंने फोन करके पूछा फीस अफोर्ड नहीं, घर वालों ने वापस मुझे डांटा कि तू कौन है कहने वाला, हम देंगे फीस कहीं से ला के दे। पर स्टूडेंट अपने हिसाब से पापा की सहायता कर रहा है बैठा बैठा। क्यों करनी है ये 20,000 30,000 पापा दे रहे हैं, टेंशन खत्म, पढ़। और तू तो ये सोच कि मैं नौकरी लगूंगा, नौकरी लग के पापा ने 30,000 एक्स्ट्रा दिए, मैं 30,000 बचाऊंगा, कमा के 3 लाख दूंगा। या तो तेरे मन में यह है कि अपने से नौकरी आज लगी जाए कल लगी जाए, तो पापा के जितने बचाए जाए 30,000 भी बचाए जाए तो अपने बचाएं। इसलिए घर वाले आपकी पढ़ाई में, आपके रहने में, आपके पैसे खर्च करने में किसी प्रकार की कोई कोताही बरतते नहीं। इसलिए आपके साथ दिक्कत ही होगी कि जब कभी आप असफल होते हो ना तो आदमी किसी ना किसी दूसरे पे ढालता है कि भाई मैं असफल क्यों हो गया, तो वो कहता है भाई मेरे को तो घर वालों ने पढ़ाया नहीं ढंग से, ऑनलाइन दिला दिया था, हमें तो ऑफलाइन दिलाया नहीं था। यदि ऑफलाइन होते वहां जाके पढ़ते तो क्या पता हम क्या कर देते, वो नहीं कह पाओगे। कोई यह कहेगा मेरे तो सर टेंशन तो इस बात की रहती थी महीने का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, घर वाले कहते हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो इस टेंशन में आदमी पढ़े दूसरा काम करे, वो भी नहीं है, घर वालों ने पूरे पूरे भेजे। तीसरा है कि सर कोचिंग वाला ढंग से पढ़ाया नहीं, वो कहते तो थे कि हम 7 से 1 बजे तक क्लास लेंगे, ये दिन 7 से 9 बजे तक पढ़ाया, फिर घर भेज दिया कि इतनी क्लासें होगी। ये दिन 7 से 9 क्लास हुई, 9 से 11 कहा गया अब क्लास नहीं होगी, 11 से 1 वापस क्लास होगी, 2 घंटे तक हम बाहर बैठे रहे, वो भी तुम नहीं कह पाओगे। वे सर कोचिंग वाले हमारे टेस्ट नहीं लेते थे तो वो तुम्हारी आत्मा चीख चीख के कहेगी कि तूने नहीं दिए, बाकी टेस्ट तो हुए थे। कोई तुम ये कहोगे हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो तुम किसी को बहाना और नहीं बना पाओगे। वरना क्या आदमी बहाना बना के जीव राजी कर लेता है, ये कारण थे इन वजह से मेरा नहीं हुआ, वो भी नहीं होंगे, तब आदमी को जरा अजीब फील होता है जब वो बहाना भी नहीं ढूंढ पाता ना, उसे लगता है अपने तो असफल होने के पीछे कोई बहाना भी नहीं, तो अब तो अपने करना पड़ेगा कि अपने अपने लक्षणों की वजह से असफल हुए थे। प्लीज कोचिंग कहेगी तुम्हें कि 7 दिन का ऑनलाइन ले लो, मत लिया करो, पढ़िए। जब घर वालों ने भेजा है यहाँ पे बैठने के लिए भेजा है, यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, उसको लेना बंद कीजिए। मैं वापस कहूँ, वापस कोई इमरजेंसी हो जाए कि भाई हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था कोचिंग आने का, उसको छोड़ के कभी कोचिंग अब्सेंट नहीं करनी। और ये भी आप मानिए इतनी बोरिंग क्लास कभी नहीं होगी कि आपका आने का जीव नहीं करेगा। स्प्रिंग बोर्ड इस बात की आपको गारंटी देता है कि आपका आने का मन तो करेगा कि क्लास में चलते हैं कुछ ना कुछ नई चीजें सीख के आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगा कि आज हम कोचिंग गए थे और हम कुछ भी नहीं सीखे, फालतू में यूं बैठ के वहां पर आ गए, ऐसा भी नहीं होता। लिखवाया जाता है, कुछ नई बातें सिखाई जाती है, इसलिए इन चक्रों में मत पड़िए। हम तो क्या है, जब आप अब डेली शाम को वहां 100 जने लाइन लगाते हैं, ऑनलाइन दो ऑनलाइन दो ऑनलाइन दो, फिर क्या करें, तो लास्ट वाले 7 दिन वाले दे दो। वो भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। हमारा अभी तक भी मन नहीं मानता कि इनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ दिए जाए। ये मेरे सर के बीच में, हम बाकी स्टाफ वालों के बीच में कई बार बातचीत हुई है कि कोई आके हमें कहता है वो कोचिंग वाले दोनों दे देते हैं, वो दे देते हैं, तो अरे यार वो कोचिंग वाले देते हैं तो वो ये भी कहते होंगे कि साहब स्प्रिंग बोर्ड वाले तो नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं, देख लो हमारे 4 एडमिशन, तो अपने 4 एडमिशन कम ही होते होंगे, हो 4 एडमिशन कम, पर बच्चा वैल्यू तो समझे पढ़ाई की। और जो दोनों लेता है, एक तो क्या ऑनलाइन वो लोग लेते हैं जो किसी वजह से नहीं आ पाते, जैसे कोई सर्विस में है ना। मैं ऐसे खूब सारे लोगों को जानता हूं कि फौजी है, कश्मीर में पोस्टिंग है या कहीं पोस्टिंग है, और वो ऑनलाइन पढ़ रहा है क्योंकि उसको पता है मैं जा नहीं सकता। तो वो वैसे लोग तो वैसे करते हैं कि 8 घंटे की जॉब, अब घर आए फटाफट आए और आके हाथों हाथ मोबाइल लगाया, उसमें 3 घंटे के जो वीडियो थे वीडियो देखे, उसके नोट्स बनाए, लिखना पढ़ना जो करना है वो पूरी अपनी लाइफ उसमें सेटल कर देता है। या हाउसवाइफ, वो लड़कियां जो नहीं आ पाती किसी वजह से, ससुराल वाले नहीं भेजते, घर वाले नहीं भेज रहे किसी वजह से, ऐसी कोई लड़कियां वो पढ़ पाए। या कोई डिसेबल पर्सन, कि कोई दिव्यांग है और है यहां पर नहीं आ पाते, ऐसे लोग वो वास्तव में पढ़ते हैं। बाकी वाले यदि यहां आ भी सकते हैं, यहां रह भी सकते हैं, यहां पढ़ भी सकते हैं, क्लास आ भी रहे, फिर भी यदि ऑनलाइन लेते हैं वो नहीं पढ़ते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हें 1 महीने का क्या लो, मैं 6 महीने का दिला देता हूं, तुम मत आओ और बाद में तुम मुझे बताना कि 6 महीने तो तुम पढ़े थे क्या, उस तरीके से पढ़े थे जैसे क्लास के अंदर पढ़ते हैं। इसलिए इन चीजों को बंद कीजिए, ये चीजें अपने नहीं करनी। पढ़ाई का तरीका यही है कि हम डेली आए, डेली पढ़ें, डेली जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करें, डेली का डेली रिवीजन करें। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि आज पढ़ाया था इसका रिवीजन कल पे छोड़ दिया। आपने कभी नोटिस करके देखना
कि जैसे मान लो मैंने आज आपको कुछ भी पढ़ा है, एक कोई टॉपिक पढ़ा है, अजमेर के चौहान पढ़ा दिया आपको, आज का आज घर पे जाके पढ़ लो उसको। 2 घंटे क्लास थी, आज का आज घर पे जाके पढ़ा, 2 घंटे और लग जाएंगे, या 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा जीता लगा आपको। कि मान लो आपको 1 घंटा लगा, 2 घंटे की चीजें रिवीजन की, 1 घंटा लगा आपको। 3 पेज लिखवाए मैंने, 3 पेज को रिवीजन किया, 1.5 घंटा लगा। आप उस दिन मत करो, आपको मैं अगले दिन करूंगा उनको, आपको 1.5 की जगह 2 लगेंगे। आपको कि मैं 2 दिन नहीं करूंगा, 3 दिन करेंगे, वो 2 की जगह 2.5 लगेंगे, और आप 3 दिन छोड़ दो, चौथे दिन याद ही नहीं होगा। और आप एक दिन क्लास बंक कर दो, वो क्लास आओ मत आप, और बाद में नोट्स लेके पढ़ने की कोशिश करो, जिंदगी में याद नहीं है। और याद भी हो जाएंगे तो कभी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि अपने याद हुए कि नहीं हुए। मेरा स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लिया हुआ है 13 जुलाई 2010, वो बैच शुरू हुआ था 6 जुलाई 2010 को। मेरा भी याद है, मैं क्लास में पहले दिन आया तब हिस्ट्री ऑप्शनल लिया करते, तो दिलीप सर मिडिवल हिस्ट्री शुरू कर चुके थे, और दिलीप सर ने आते पहली जो लाइन लिखवाई थी वो लिखवाई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तरमा सरीन को पैसे देकर वापस भेज दिया था, और अगला शुरू करा दिया फिरोज तुगलक। एक लाइन को मोहम्मद बिन तुगलक की पहले दिन खाली रही होगी, बच गई होगी, तो लिखवा दी आपका फिरोज तुगलक। मैं बीच में मिडिवल पढ़ाता था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता, मिडिवल पढ़ाता। फिरोज तुगलक से लेके पूरी मिडिवल जहां तक समाप्त होती है, पूरी एंशियंट, पूरी मॉडर्न, पूरी वर्ल्ड, पूरी राजस्थान पढ़ाता था बीच में। मैं तब अपने बेच कम हुआ करते, नरेंद्र जोधपुर लेते, मैं इधर लिया करता, तो मैं सारी लेता। तो मेरे को मजा आता यूं पढ़ाने में। फिरोज तुगलक जैसे आता, मैं यूं बताता, 4 बातें बताता, याद करने के तरीके बताता। फिरोज तुगलक से पहले वाला मोहम्मद बिन कासिम का 712 में आक्रमण, अरबों का आक्रमण, वहां से लेके फिरोज तुगलक, वो जो 15-20 पन्ने जो मैंने क्लास में बैठ के नहीं पढ़े, क्योंकि मैं क्लास में एब्सेंट था। लास्ट में वो जब पेपर आने वाला था, दिलीप सर ने एक दिन बिठा के नोट्स दे दिए, मैंने याद कर लिए, मुझे याद है। जब भी क्वेश्चन आया, मेरा क्वेश्चन हमेशा सही हो गया। फिर भी क्लास में पढ़ाते समय मेरे कभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जब भी वो 10 पन्ने पढ़ाते, 3-4 क्लासें लगती है, एक दिन मोहम्मद बिन कासिम वाली क्लास लगती है, फिर ये मोहम्मद गोरी वाली, गजनी वाली ये पढ़ाते हैं लगती है, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी वहां तक तुगलक तक आते आते 5-6 क्लास का जुगाड़ होता है। वो 5 क्लासें मैं जब भी क्लास में पढ़ाता, मेरा जीव करता कि बता नहीं बच्चे क्या पूछ लेंगे, और ये कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे जो तेरे को नहीं आएगा। हालांकि मेरा अंदर ही अंदर ये कहता कि नहीं, क्या पूछ लेंगे यार, मैं ज्यादा जानता हूं इनसे, और मैं सारे पुराने क्वेश्चन मेरे देखे हुए, मेरे सारे क्वेश्चन सही होते हैं, और मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते जो मुझे नहीं आएगा, और यदि पूछ भी लेंगे तो अपने कह देंगे यार आज नहीं आ रहा, कल बताएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और जैसे मैं फिरोज तुगलक में पहुंचता, वो चूंकि नोट्स में लिखा हुआ था, मेरा खुद का याद किया हुआ था, उसी दिन याद किया हुआ था, अगले दिन सुनाया हुआ था, सर से बातें सुनी हुई थी, मुझे एहसास होता मैं फिरोज तुगलक हूं खुद, और ये मेरे बारे में तो मेरे से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं। तो नोट्स की चीजें, खुद के हाथ से लिखी हुई चीजें, क्लास में पढ़ी हुई चीजें बड़ी कॉन्फिडेंस देती है। और मैं अभी भी ना, मेरे खूब सारी चीजें ऐसे याद है कि क्लास चल रही थी, तो तब हमारे छोटी क्लास होती है कि मान लो बच्चे थे हम क्लास में, उसमें 150 बच्चे थे, कुछ तो 150 लोग क्लास के अंदर बैठे हैं। और मेरे अभी याद है कई चीजें कि सर ने किताब लिखाई कि कालिदास की बुक का नाम है रघुवंश, है ना, और दिलीप सर ने क्लास में कहा कि रघुवंश भगवान राम का वंश था, भगवान राम रघुवंशी थे, इसलिए इस बुक के अंदर है ना, और भगवान राम की जानकारी मिलती है। तो वही है भगवान राम, भाई कालिदास की बुक पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की जानकारी मिलती है, विक्रम उर्वशियम, पुरुरवा और उर्वशी की जानकारी मिलती है, ये पढ़ते हैं, ऋतु संहार, मेघदूत, उसकी सारी, तो उसमें भी लिखते भगवान राम की जानकारी। तो मेरा भी याद है, मेरे उसमें क्लास में हमारे साथी वो अब आरएस हो गए, तो उन्होंने क्लास में कहा कि सर भगवान राम का वंश रघुवंश नहीं था, भगवान राम इक्ष्वाकु वंशी थे। मैं और क्लास में आता तो बोला हाँ सर, मग इक्ष्वाकु वंशी थे। सर ने उनको वापस कहा कि अरे इक्ष्वाकु वंशी थे, तुम ये बात लिख ले, रघुवंश किताब लिख ले। हाँ ठीक थे, इक्ष्वाकु वंशी थे, पर यहाँ पर अपनी बात याद ये करनी है, रघुवंश वाली याद करनी है, और तू बड़ा याद रखता है इक्ष्वाकु वंशी थे। तो उन्होंने इक्ष्वाकु से लेकर राम जी तक की सारी पीढ़ियां गिना दी, इक्ष्वाकु के बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए, राम जी तक। मेरा अब भी, मैं जैसे किसी क्लास के अंदर जब पढ़ा था कालिदास की रघुवंश, मेरे पहले दिमाग में आता कि महिपाल जी ने इक्ष्वाकु से लेकर राम जी तक की पूरी सुनाई थी। मेरे से कभी अब मैं ठीक है, आप तो टीचर हो गया तो याद ही रहनी है, स्टूडेंट लाइफ में भी ये कभी मैं भूलता नहीं था कि रघुवंश किसकी बुक है। मेरा हमेशा याद आता रघुवंश मतलब किसकी है। मेरा भी मेरे रूममेट, उन्होंने मेरे से एक दिन पूछा कि हमें पढ़ते हुए कई दिन हो गए, तो उन्होंने पूछा है कि हसन निजामी की बुक है ताजुल मासिर, इनमें आदमी कौन और बुक कौन सी है, कि वो याद करते डल जाएगा हसन निजामी ताजुल मासिर, हसन निजामी ताजुल मासिर। तो मैंने कहा आप छोड़, तेरे याद नहीं हो तो अपने याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने याद रखना है, यदि हसन निजामी आए तो ताजुल मासिर करना है, ताजुल मासिर आए तो वो सवाल पूछ सकते हैं, राइटर दे दिया तो किताब बताओ, किताब दे दी तो। मैं आज दिन तक आपको जब भी लिखवाता हूं हसन निजामी की ताजुल मासिर, मुझे वो मेरे रूममेट याद आते हैं, उन्होंने यार अपने से ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि हसन निजामी और ताजुल मासिर में से आदमी कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो ऐसे खूब सारी चीजें क्लास के अंदर जो किसी ने खड़े होकर क्वेश्चन पूछा था, अपने याद रहता है
कि यार वो उस दिन खड़ा हुआ था, उसने सवाल पूछा था और सर ने ये रिप्लाई दिया था। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पर्चियां भेजनी बंद कीजिए। आप क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, जिसने पूछा उसके तो पक्का ही याद रहेगा कि क्या रिप्लाई मिला, उसको नहीं मिला, बाकी पूरी क्लास को याद होगा, क्लास को घटना तक याद होगी। 2000 वो 10 का अप्रैल था, मैं आगे अपने भी पढ़ेंगे। दिलीप सर पढ़ा रहे थे तो बीकानेर के राजा पढ़ाए, बीकानेर के राजा पढ़ाए तो सर ने सूरज सिंह लिखवाए, और सूरज सिंह में लिखवाया 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। फिर सर ने कहा चलो आगे पढ़ते हैं। और वास्तव में अपने हिस्ट्री का मतलब यही है कि प्राचीन काल जब पढ़ते हैं तो वो वहां तक पढ़ लो, अपने गुप्तोत्तर काल तक, उसके बाद मध्य काल पढ़ते हैं तो ये जो मुस्लिम हिस्ट्री है ये पढ़ लो, और आधुनिक काल का मतलब है यहां से अपने अंग्रेज शुरू कर दो। तो मिडिवल वहां पर खत्म कर देते जहां पर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने राजाओं से संधियां की, तो यहाँ पर मिडिवल क्या हो गया, समाप्त। राजस्थान का क्या शुरू हो गया, मॉडर्न। तो सर ने लिखवाया कि भाई बीकानेर के राजा ने संधि की, आप भाई आगे पढ़ते हैं। तो मैं क्लास में खड़ा हो गया, और मैं क्लास में खड़ा और मैंने खड़ा होकर सर बीकानेर के आगे के राजा भी लिखो। मैं बीकानेर का था तो मेरे वो था कि आगे वाले क्यों नहीं लिखवाए, क्योंकि मुझे 2-3 आते थे नाम। तो सर ने कहा इसके आगे वाले एग्जाम में नहीं आते। मगर एग्जाम में आए नहीं आए, पर बंदा तो था, पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए उसके बारे में, और बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है सर। अब क्लास में मैंने थोड़ी जिद की तो सर ने कहा हाँ हाँ बता बता कौन थे। तो मैंने कहा सर हमारे बीकानेर में गंगा सिंह नाम के राजा हुए थे। क्या किया था ऐसा गंगा सिंह ने? तो मैंने कहा वो गंग नहर का निर्माण करवाया। तो सर ने कहा ये तो अपने उसमें पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लेंगे कब करवाया था। तो मैंने कहा इन्होंने BHU बनवाया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU बनवाया था। सर ने कहा कैसे? तो मैं को BHU के लिए रुपए दिए थे, सबसे अधिक रुपए दिए थे, ब्लैंक चेक दे दिया था। तो सर ने कहा यार लिख लो, ये बराबर कह रहा है, लिख लो यार। तो क्लास में एक दो ने विरोध भी किया, और एक दो ने कहा कि अरे सर ये क्लास में खड़ा हो गया बीकानेर का, इसलिए जिद करने लगे आप लिखवा रहे हो। सर ने कहा अरे ये जानता है, थोड़ी बहुत बातें जानता है, लिख लो। तो मैंने को 2-3 फैक्ट बोले और सर ने क्लास में जबरदस्ती लिखवा दी। उस साल प्री में क्वेश्चन आया कि BHU के लिए सबसे अधिक रुपए देने वाले राजा का नाम क्या था। और आप देख लीजिए 2010 से पहले के कोई नोट्स देख लीजिए, 2010 के आसपास की किताबें देख लीजिए, उनमें किसी में वो है भी नहीं। मैं जब पेपर देके वापस आया, सर के पास मिलने आते तो थोड़े बच्चे थे, 150-200 सर ही थे, तो हम सारे मिलने भी आते। सर मेरा पेपर ऐसा हुआ, खराब हुआ, अच्छा हुआ, मेंस की तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट लें, कई बातें चलती। मैं आया, सर ने कहा पेपर प्री तो पास हो जाऊंगा सर, मेंस के लिए क्या करना? सर ने बताया ऐसे ऐसे पढ़ना। फिर सर ने कहा वैसे क्लास वाले ना सारे तेरे को थैंक यू बोल के गए थे। मैं कैसे? क्योंकि क्लास वाले कह रहे थे कि वो जो लंबा सा पतला सा उस दिन जिद कर रहा था, नाम वाम तो जानते नहीं थे तब, नया नया आया था, तो लंबा सा पतला सा लड़का उस दिन जिद कर गया था क्लास में कि वो गंगा सिंह लिखवाओ। तो गंगा सिंह वाला अपना सबका सही हुआ, बाकी किसी का वो नहीं हो। तो चीजें याद रहती है दिमाग, और मेरे उधर से खूब सारी चीजें मैं आपको, अब मेरे यूं दिमाग में नहीं आ रही, पर मैं जब पढ़ाता हूं तब मेरी आदत, अरे ये उस दिन क्लास में उसने बोला था, ये मतलब 2010 में पढ़ा हुआ हूं मैं, फिर भी मेरे अभी तक वो वैसे वैसे याद पड़े, क्योंकि सीन घूमते हैं आपके। आप जब घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो वो चीजें कैसे हो पाएगी? ऑनलाइन पढ़ाई तब है जब हमारे पास यहां आने का ऑप्शन नहीं, तब है कि हम थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करें। मेरे कोई पूछता है कि सर ऑनलाइन में क्या करना पड़ेगा? केवल तेरे को खुद को डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि भाई वहां, भाई यहां क्या है कि यहां आपके साथ है कि भाई जो बच्चे आप रेगुलर आते हो तो आपको भाई 7 बजे उठ के जाना ही पड़ेगा। 7:15 सर क्लास शुरू कर देंगे तो अपने को 7 बजे उठ के जाना है। अपने को 7 से 9 क्लास होगी, 9 से 11 क्लास होगी, 11 से 1 होगी। अगले दिन सर पूछ लेंगे, टेस्ट लेंगे, क्लास में खड़ा कर देंगे, तो अपने 100 बातें सोच के पढ़ लेते हैं। ये ऑनलाइन होता है, आपको भी पता है 7 बजे वो क्लास सेम शुरू हो जाएगी लाइव, पर आपको लगता है कि 7:30 भी तो कर सकता हूं, आधे घंटे की नींद और ले लूं, आधे घंटे का जो बच जाएगा बाद ले लूंगा। तो वहां आप में थोड़ा सा आलस आ जाता है। यहां आपको लगता है कि यदि मैं 7:30 गया और यदि सर ने इतने भरी क्लास में पूछ लिया लेट क्यों है, क्या जवाब देंगे अपने? तो अपने सोचते हैं 4 बातें, यार इससे अच्छा तो आधे घंटे जल्दी उठ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन नहीं हो तो भी कोचिंग कर देती है, माहौल कर देता है। फिर आपको लगता है कि ये 7 वाला जब याद करके आया तो मेरे क्यों नहीं हुआ? आपके क्या पता होता कि नहीं होता, मेरे तो ऐसे खूब यूं ये ईर्ष्या का भाव आता था कि यदि क्लास में किसी ने सुना दिया और मेरे को उस दिन याद नहीं हुई तो मुझे लगता था या तो इसको मार दूं, इसको कैसे याद था, मेरे याद नहीं था, या तो हत्या की जाए इस आदमी की, या आज की पूरी रात काली की जाए, अपने याद करके आएंगे। वैसे कैसे हो सकता है कि यार इसको याद हुए थे अपने को याद नहीं हुए थे? तो वो एक हेल्थी कंपटीशन जो होता है उसकी भावना उत्पन्न होती है। इसलिए पढ़ा कीजिए, आया कीजिए, और इस बात के लिए घर वालों को बार बार थैंक यू बोला कीजिए कि उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा है, उन्होंने ऑफलाइन के पूरे पैसे जमा कराए हैं। यदि वो कह देते, आपको घर वाले कह देते कि नहीं भाई रे आपने तो ऑनलाइन पढ़े, इतने रुपए यहाँ पर पढ़, क्या कर लेते? पढ़ते ना। घर वाले कह दे तो अपने को पढ़ना ही पड़ता। पहले घर वालों ने कहा नहीं तू जा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरे को जितने रुपए चाहिए भेज दे। अभी भी घर वाले ये कहते होंगे। अभी मेरे पास कई बार कोई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे 10,000 रुपए लग गए, किसी चीज में गिर गए, मेरे से लग गए सर,
तो सर ये 10,000 रुपए मैं फीस नहीं है मेरे पास, बाद में जमा कराऊंगा, या सर आप दे दो मेरे को। तो मैं कई बार उनको कहता हूँ मेरे से ले जा, कोई बात नहीं, तो मेरे से 10,000 रुपए ले जा, मेरे को दे देना, तेरे पास जब हो तब दे देना। पर फिर भी मैं ये कहूंगा, तेरे को एक सलाह और दूंगा, तो घर पे बता दे। तो कहता कि सर नहीं, घर पे बताते पापा मार देंगे, कर दे। कुछ ही नहीं कहेंगे, एक बात डांटेंगे। घर वाले पैसे के मामले में कभी नहीं चाहते कि उनके टाबर को किसी प्रकार की दिक्कत आए। बताओ, एक दिन तो यदि आप कभी रात को यूं फोन कर दो ना, मुझे 5 लाख चाहिए, इस प्रकार की परेशानी होगी, वो बाद में पूछेंगे क्यों चाहिए, पहले लेके आएंगे। भले वो कर्जे पे लेके, भले और कहीं से लेके, बाद में भले आपको कूटे पकड़ के कहां लगा दिए, क्यों कर दिए, है ना, 10 बातें हो जाए। तो आप घर वालों को इतने हल्के मत लिया करो। घर वाले यार हमारा पूरा सहयोग करने वाले लोग हैं। क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, कहां तक पढ़ा? अच्छा, अरे एक बताओ, मैंने पृथ्वीराज